और आइए आज के शो में न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी जरा ये देख लेते हैं। कौन सी खबर पर आज रहेगी खास नजर। पहली खबर, संसद ने आज भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया संसद के भीतर और इसके बाद 49 सांसदों को आज भी निलंबित कर दिया गया। जी हां, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। किन सांसदों पर कार्रवाई हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की, पूरा विश्लेषण करेंगे आज के शो में आगे। दूसरी जो आज की हमारी न्यूज इन फोकस रहेगी, आज हम बात करेंगे 2024 में कैसा रहेगा बाजार का हाल, क्या कहती है ब्रोकिंग फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट, ये आपको बताएंगे 2024 में किस तरह का माहौल रहेगा आगे आज के शो में। तीसरी बात होगी कवर स्टोरी से जुड़ी हुई, जिसमें हम यूपी सरकार के उस फैसले का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे जिसमें सालों से अटके हुए आधे अधूरे घरों का निर्माण कार्य तेज हो सकता है और घर खरीदारों को जल्द से जल्द घर मिलने की एक उम्मीद जगी है। लेकिन यह उम्मीद कितनी रखें, यह बड़ी उम्मीद है या फिर यहां पे भी मायूसी हाथ लगेगी बाद में, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे आगे। और एक और खबर पर हमारा फोकस होगा, हार्ट अटैक को लेकर उस स्टडी की बात होगी जिसका कनेक्शन जोड़ा गया है ब्रेकफास्ट से। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्या उनके दिल से जुड़े हुए रोगों की बीमारियों होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट जो छोड़ते हैं वो, और साथ ही साथ जो डिनर टाइम पर नहीं करते, उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी आई है। क्या है ये स्टडी, इसका भी करेंगे आगे पूरा विश्लेषण। तो ये है आज की न्यूज इन फोकस। अब जरा फटाफट से देख लेते हैं आज दिन भर कौन कौन सी खबरें छाई रही, लेकिन उससे पहले आज का पोल, इंडिया 360 की कवर स्टोरी में आज का पोल हमने साफ और सीधे लफ्जों में आपसे एक सवाल पूछा है। ये सवाल क्या है, इसका हाँ या ना में आपको जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया के जरिए। सवाल ये है कि क्या देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी अब सरकार को उठानी चाहिए, हाँ या ना। ये है ऑप्शन। फटाफट से जाइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि आज की कवर स्टोरी में हम यही बात कर रहे हैं। यूपी कैबिनेट के फैसला और थोड़ी राहत बिल्डर्स को जरूर दी गई है। कोविड के दौरान 0 ईयर घोषित कर दिया गया है और इस दौरान जो अथॉरिटी को पैसे देने उस पर ब्याज माफ किया गया है। लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी सर्जरी करके क्या सरकार फ्रंट पे आकर देश में जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनको फटाफट ठीक नहीं कर सकती? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आज इस पोल का रिजल्ट भी होगा। आप में से जो लोग बेस्ट कमेंट्स करेंगे उनके नाम भी आज के शो में अनाउंस करेंगे। और फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं टॉप न्यूज, वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। तो आज दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके सांसद वाइको ने दी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि पहले हम ये तो सुनिश्चित कर लें कि हम जीत रहे हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। खड़गे ने कहा कि अगर सांसद नहीं होंगे तो फिर पीएम फेस के बारे में बात करने की बात क्यों करें, चर्चा क्यों करें। आज की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वाराणसी के विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 6 महीने के मुकदमे का फैसला करने का निर्देश भी दिया। ये 6 महीने में करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे अगर जरूरी है तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश भी दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद सुरक्षा चूक पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की, कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये सेंधमारी की तरह ही खतरनाक है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये सारी बातें कही। बैठक में पीएम मोदी ने जो बातें कही, उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हर व्यक्ति को संसद परिसर में हुई घुसपैठ की घटना की निंदा करनी चाहिए।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को न्योता भेज दिया गया है। आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी को भी समारोह के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया है और दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वो आने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले राम मंदिर निर्माण के महासचिव चंपत राय ने कहा कि उनसे उम्र संबंधी कारणों की वजह से यहां नहीं आने की अपील की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है। पोनमुडी को 2016 में इस मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट पोनमुडी को सजा इसी हफ्ते सुनाएगा। तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2002 में पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगाया था। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने संजय राउत पर देशद्रोह का आरोप हटा दिया है। पुलिस की ओर से कानूनी राय लेने के बाद राउत के खिलाफ राजद्रोह का आरोप हटाया गया है। संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। इस लेख को लेकर महाराष्ट्र के यवतमाल में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले इन दिनों बाढ़ की हालात से जूझ रहे हैं। इन जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा इन इलाकों में कई जगह पानी भरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालातों में 3 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु के थुटुकुडी जिले में कई जगहों पर रविवार को 525 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान यह है कि बाढ़ से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जी हाँ, बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स से खाने के पैकेट और दूसरी जो जरूरी सामान है उनको गिराया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम फौरी राहत मिले। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे करीब 2.5 लाख फ्लैट बायर्स को अब जाकर एक राहत की खबर मिली है। यूपी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। याद कीजिए ये कौन सा समय था? ये कोविड काल था। यानी इस अवधि में बिल्डर को अथॉरिटी के बकाये पर ब्याज नहीं देना होगा। इसका फायदा कैसे मिलेगा? इसका फायदा कहा यह जा रहा है कि 2 तरफा होगा। पहला फायदा मिलेगा बिल्डर को और दूसरा मिलेगा बायर को। सरकार के इस फैसले के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम हो सकेगा। एक तरह से आप कहें कि जो अटके हुए घर थे उनको अब पूरा करने के लिए सरकार फ्रंट पर आई है। लेकिन क्या यह मदद पर्याप्त है? सरकार का यह हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण है? आज हम यूपी सरकार के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इससे फ्लैट बायर्स को कैसे मिलेगा फायदा, और साथ ही साथ क्या ये फैसला नजीर बन सकता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो देश भर में इसी तरह से जो होम बायर्स अपनी अदद छत का, अपने अदद घर का इंतजार कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इस पर आज कवर स्टोरी में करेंगे खास चर्चा। घर का सपना हर किसी के लिए बेहद खास होता है। लोग अपने जीवन भर की कमाई घर खरीदने में लगा देते हैं। होम बायर्स घर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज तक ले लेते हैं, लेकिन यही जमा पूंजी बिल्डर्स की कमी या किसी अन्य कारणों के चलते अटक जाती है। घर खरीदार बैंक का कर्ज और घर का किराया चुकाते रहते हैं, लेकिन उनका आशियाना नहीं मिलता है। अमूमन ज्यादातर शहरों में यही स्थिति है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटके पड़े करीब 2.5 लाख मकानों को पूरा करने का रास्ता जल्द निकल सकता है। दरअसल बिल्डरों का कहना है कि वो खराब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, इसलिए वो मकान नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में यूपी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। यानी इस अवधि में बिल्डर को अथॉरिटी के बकाये पर ब्याज नहीं देना होगा। इसका फायदा बिल्डर और बायर दोनों को मिलेगा।
सरकार के इस फैसले के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट में तेजी से काम हो सकेगा। सरकार की तरफ से फ्लैट खरीदारों और बिल्डर्स को राहत देने की कवायद पिछले काफी समय से चल रही थी। अब जाकर इसमें तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। दरअसल बिल्डर और खरीदारों की समस्या सुलझाने के लिए अमिताभ कांत समिति की तरफ से कई सिफारिशें की गई थी। अब ये भी जान लीजिए कि अमिताभ कांत समिति की तरफ से क्या सिफारिशें की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिल्डर पर ब्याज और पेनल्टी माफ हो, फ्लैटों की रजिस्ट्री तुरंत शुरू हो, होम बायर से अतिरिक्त चार्ज न वसूले जाएं, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग हिसाब किताब हो, को डेवलपर को छूट मिले, बिल्डरों के लिए जमीन सरेंडर करने की भी छूट मिले, रेरा प्रोजेक्ट को पूरा कराए, अटके प्रोजेक्ट को फंडिंग में प्राथमिकता मिले, सस्ते ब्याज दरों पर बिल्डरों को कर्ज मिले। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों में से ब्याज माफ करने की सिफारिश पर यूपी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब उन घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके प्रोजेक्ट महज अथॉरिटी को दिए जाने वाले शुल्क या ब्याज की वजह से अटके हुए हैं। घर के पोजीशन का इंतजार कर रहे बायर्स को जल्द पोजीशन मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स को भले ही उनके घर जल्द मिल जाएंगे, लेकिन ये सवाल उठता है कि देश के अलग अलग शहरों में अटके प्रोजेक्ट का क्या होगा। यूपी सरकार की तरफ से अन्य राज्यों में इस तरह के फैसले क्यों नहीं लिए जा सकते हैं? अगर बिल्डर और बायर्स की समस्याओं का समाधान होगा तो घर खरीदारों को जल्द से जल्द घर मिल सकेगा। साथ ही बिल्डर्स भी समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रताप सिंह नथानी साहब, जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं बीकन ग्रुप के। नथानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपक यादव, जो जी बिजनेस की ओर से पूरा रियल एस्टेट का पूरा कवरेज देखते हैं, उसकी तमाम स्टोरीज को देखते हैं। आज का दिन दीपक के लिए भी बड़ा खास होगा। दीपक, अमिताभ कांत समिति की जिसका हमने जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट में, उस समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 4,12,000 ऐसे अटके हुए घर हैं पूरे देश में। अब ये जो खबर कह रही है कि 2.5 लाख लोगों को तो फौरी राहत मिल जाएगी, यानी कि ये तो 60-65% मामला जो है ठीक हो गया। 60-65% लोग जो हैं उनके घर वापस मिल रहे हैं आसानी से। ऐसे ही मानेंगे इसको? कुछ चीज़ें सर सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और शायद ये भी कुछ ऐसा ही है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हेडलाइंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। मैं आपके आंकड़े को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, 4,12,000 टोटल यूनिट्स हैं जो अटकी हुई हैं पूरे देश में। अमिताभ कांत कमेटी में ये रिपोर्ट में इन्होंने डेटा दिया था। उनकी कीमत बनती है 4,08,000 करोड़ रुपए टोटल। अब आप ये सोचिए, उसमें से 2,40,000 घर ऐसे हैं जो एनसीआर में अटके हैं। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में नहीं, एनसीआर में। और एनसीआर में गुड़गांव भी आता है और भी बहुत सारे हिस्से आते हैं। हाँ, उस 2,40,000 का 75% हिस्सा नोएडा एनसीआर में आता है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं अटके हैं जिस चीज का आज फैसला आया है। बिल्कुल, हम जो आज योगी कैबिनेट ने फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और उससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन लोगों को राहत मिलेगी ये समझने की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं कि उनके डेवलपर्स ने बकाया जो था अथॉरिटी का नहीं चुकाया, उसका ब्याज नहीं चुकाया है, उसमें भी 2 साल की राहत मिली है। 2020 मतलब मार्च से 2022 तक की राहत मिली है। 2 साल की राहत मिली है, एक अच्छी राहत मिली है। उसमें भी डेवलपर अगर चाहेगा, थोड़ा सा एक्शन लेगा, मजबूती करेगा तो शायद उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रह रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिल्डर ने अथॉरिटी का पैसा नहीं चुकाया है। कब से नहीं चुकाया दीपक? ये दशकों हो गए हैं। क्योंकि अगर आप नोएडा और एनसीआर का पूरा मामला समझेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक योजना आई थी मायावती सरकार में, 10% प्रीमियम पर लैंड दी जा रही थी डेवलपर्स को, जहां पर मायावती सरकार तो अर्ली 2000, बिल्कुल 2007 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर बड़ी मात्रा में 2007, 8, 9, 10 यही वो दौर था जब रियल एस्टेट बहुत तेजी से फला फूला है एनसीआर में। और एनसीआर में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर नियम ये था कि 10% डेवलपर पैसा देते थे सरकार को और अथॉरिटी उन्हें 100% जमीन दे देती थी। ठीक, डेवलपर्स को यहां पर एक बड़ा, मतलब वो शब्द मैं नहीं कहना चाहूंगा, जो एक उनको चस्का लगा कि 10% में जमीन लेने का। 10% में जमीन मिलती थी, प्री लॉन्च होता था, पूरा प्रोजेक्ट बिक जाता था, उस पैसे से फिर 10% दे के ढेर सारी जमीन मिल जाती थी। ओवर लिवरेज हुए डेवलपर और यही सबसे बड़ा कारण रहा फंसने का। उसमें यह भी भूल गए कि उन्हें अथॉरिटी का भी पैसा देना है। इस वजह से अथॉरिटी का बकाया
अटका रहा और आज की डेट में ये जो हम देख रहे हैं, अमिताभ कांत कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उन सिफारिशों को मान लिया जाए पूरी तरह से तो पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये जो योगी कैबिनेट ने आज एक राहत दी है, ये उन सिफारिशों में से सिर्फ एक है और इस एक से 2,40,000 को तो कहीं राहत नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, उसमें भी जिन लोगों की समस्या सिर्फ इस बात की है कि वो रह रहे हैं और रहने के दौरान उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। Okay. जिन लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, प्रोजेक्ट तैयार है सिर्फ इस वजह से कि ओसी नहीं मिल रही है, सीसी नहीं मिल रही है और डेवलपर उनको घर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका बकाया है और फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। सरकार से थोड़ी राहत मिली है, पैसा जमा करेगा, ओसी और सीसी मिलेगी, लोगों को घर मिलेंगे, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है और राहत का दायरा भी बहुत बड़ा नहीं है जो आप कह रहे हैं, आपका विश्लेषण जो कह रहा है। बट जब एक घर फंसता है ना तो उसका बायर ही जानता है कि कैसे वो छटपटाहट में पूरी जिंदगी की कमाई को एक एक पाई करके वसूलना चाहता है, वापस चाहता है, अपना घर चाहता है। और इस दिशा में अगर कहीं से उम्मीद की किरण जग रही है तो आपने सही कहा कि इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन समीक्षा ये भी होनी चाहिए कि कैसे इस राहत का दायरा बढ़े। नथानी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप थोड़ा विश्लेषण करके बताएं नथानी साहब कि ये कितनी बड़ी राहत आपकी नज़र में एक आम होम बायर के लिए है। तो होम बायर की तरफ से देखा जाए तो उनको जो पेनल्टीज लगी हैं या उनका डिफॉल्ट हुआ है उसमें उनको राहत मिलने वाली है। उनको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको चार्ज करने से मना कर रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि होम बायर्स को इतना ही करीब करीब फ़ायदा होने वाला है। और बाकी जैसा आपने कहा था कि उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उनका जो नाम दस्तावेज़ों पे चढ़ा नहीं था वो चढ़ जाएगा, तो ये थोड़ी बहुत राहत तो मिलने वाली है। ओके, बट सर एक बड़ी बात ये भी आती है और बड़ा आरोप लगता है बिल्डर्स पर। और देखिए, ये आरोप नहीं है, ये परसेप्शन भी है, ये आम धारणा भी है और कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण हैं। और कारण ये हैं कि साहब, सरकार मदद के लिए अगर आगे आ रही है तो उसका तो रोल सीमित है। अगर प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं तो वो तो बिल्डर्स की गलती से अटक रहे हैं। जो दीपक ने भी बताया कि कैसे 2000 के पूरे दशक के दौरान किस तरह से ज़मीनों को बांटा गया, ओवर लेवरेज हो गए बिल्डर्स और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे बिल्डर्स की जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी या जो बिल्डर्स को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, क्या आपको लग रहा है कि वो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? सर, इसमें इन्होंने कहा है कि स्टेट रेरा विल टेक ओवर द प्रोजेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो स्टेट रेरा के अंतर्गत उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जितने भी यूनिट्स हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये तकलीफ है और जो अटके हुए हैं, दे कैन वो अभी रेरा में आके रजिस्टर करवाएं अपने प्रोजेक्ट्स को। और ये जो कंसेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसमें दाखिल हो जाएं। अब देखा ये जाएगा कि जो गवर्नमेंट डिस्काउंट या रिहैबिलिटेशन पैकेज अनाउंस कर रही है लोगों के लिए, अब ये तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये तो समय की बात है कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितना ट्रांसमिशन जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो फ़ायदे दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, यूपी गवर्नमेंट से जो फ़ायदे बिल्डर्स को मिल रहे हैं, वो ट्रांसमिशन कितना होता है एक इंडिविजुअल बायर को, वो देखना पड़ेगा। नथानी सर, जैसे कि लिए टाइम लगेगा। हमने पहले भी जिक्र किया कि 2,40,000 लोगों को इसमें कहीं फायदा मिलने वाला नहीं है। हमें तो उस संख्या से ही आपत्ति है। 2,40,000 टोटल घर फंसे हुए हैं एनसीआर में। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को जरूर फायदा वहां पर होगा, लेकिन वो संख्या 2,40,000 नहीं होगी, पहली बात है। दूसरी चीज कि ये जो समस्या है एनसीआर की, जाहिर तौर पर पूरे देश में इस तरह की समस्या है। हाँ, यूपी कैबिनेट के इस फैसले से जाहिर तौर पर थोड़े बहुत लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बड़े स्तर पर हमें इसको देखने की जरूरत है कि अमिताभ कांत कमेटी ने जो महीनों लगाकर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो
पिन पॉइंट्स दिए गए हैं वो वाकई रियल एस्टेट के सबसे अहम और सबसे गंभीर और सबसे जरूरी पिन पॉइंट्स हैं। अगर उनको थोड़ा सा देखा जाता है, अगर उन पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है, तो सिर्फ एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, जहां पर 4,12,000 से ज्यादा घर फंसे हैं, उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या योगी कैबिनेट का जो फैसला है, जाहिर तौर पर बहुत अच्छा फैसला है, इसको और विस्तार देने की जरूरत है और राज्योों को भी इस तरह से आगे आने की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ एनसीआर की हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो इस पूरे डेटा का 4,12,000 घरों का 21% हिस्सा मुंबई में भी फंसा हुआ है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं सर आपको, क्या हमें रियल एस्टेट में जो यूनिट्स फंसी हुई हैं, क्योंकि उसमें होम बायर का दोष क्या होता है? होम बायर जब किसी भी घर को लेने जाता है तो वो तो अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करता है, वो ये थोड़े सोचता है कि ये घर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट फंस जाता है। तो आज की डेट में जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं उसको कैसे पार किया जाए, उसको कैसे पूरा किया जाए? सर, इसमें आपको एक ये देखना पड़ेगा कि यूपी गवर्नमेंट से एक बीजेपी की शुरुआत हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम डैमेज हुआ है हम उसको पहले कवर करें। तो हो सकता है यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो कि हम इसमें पहले ये कंसेशन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसको देखा देखी करते हुए दूसरे राज्य भी फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने कहा कि जो 21% प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं वो मुंबई शहर में ही हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो इस रेगुलेशन पे कितना अमल करती है, क्या वो इसको कॉपी करती है या मॉडिफाई करती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे और भी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि बिल्डरों को 25% जो कॉस्ट है पेनल्टी का या जो भी कॉस्ट इन्होंने तय करना है वो अभी भरना है और बाकी 3 वर्षों में भरना है। तो इसमें 3 वर्षों का प्लान तो लंबा चौड़ा लग रहा है मुझे। और इसमें कितने घर इसमें रिकवर होंगे, कितनों के घर मिलेंगे उनको वापस, कितनों की रजिस्ट्री हो पाएगी, Absolutely. स्टेट रेरा कितना इफेक्टिव है, ये सब देखना जरूरी हो जाएगा। ऑलराइट सर, मैं देखिए ये दीपक ने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया है इस पूरे फैसले को, ऐसा लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको हर एक अटके हुए घर को उसके बायर तक सुपुर्द करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये मकड़जाल जो है ना ये सालों का है, और इस रायते को अगर मैं कहूँ, इस रायते को समेटने में, साफ करने में बहुत समय लगेगा। बट क्योंकि ये इशू, देखिए हम बार बार कहते हैं रियल एस्टेट हमारे देश की ना बैकबोन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई जॉब क्रिएशन वाला क्षेत्र है ना तो हमारा यही रियल एस्टेट का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर ठीक ठाक होती हैं चीज़ें तो जॉब पर उसका इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। दीपक, ये अमिताभ कांत जी की सिफारिशें क्यों लागू नहीं हुई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ होम बायर का मसला नहीं है, ये पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की छवि का मसला है। अगर ये बायर्स सही जगह पहुंच, बायर्स को सही टाइम पर घर मिल गया, हमारे बिल्डर्स की छवि सुधरेगी, हमारे रियल एस्टेट की छवि सुधरेगी, देश की इकोनॉमी में वो अपना योगदान देंगे, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम क्या है इन समिति की सिफारिशों को लागू करने में दीपक? देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमिताभ कांत जी की जो समिति है, जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो शानदार है, लेकिन उस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो इस बात पर है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट पहले से हैं वो पूरे किए जाएं। अब समस्या यह है कि क्या उस समिति के बाद, क्या रेरा आने के बाद ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? अब क्या प्रोजेक्ट नहीं अटक रहे हैं? अब क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं? समस्या तो यह है कि दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। ये तो हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं, क्लियर करने की, जो बहुत पहले का है। आज की डेट में भी ये समस्याएं बरकरार हैं, बदस्तूर जारी हैं। हम अपने शोज में 100 बार कहते हैं, हम अपने शोज में एक्सपर्ट के जरिए 100 बार कहते हैं कि आप अच्छे डेवलपर के पास जाइए और ब्रांडेड डेवलपर के पास जाइए, जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनके पास जाइए। लेकिन दीपक, अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो लिस्टेड डेवलपर, ब्रांडेड डेवलपर, उनके भी ऐसे ऐसे कांड हैं कि कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले शोज में हमने बहुत लोगों के, बहुत बड़े ब्रांड के भी शोज किए और उसमें भी समस्याएं बनी की बनी हुई हैं। ये तो एक समस्या है, इस तरह की 50 समस्याएं रियल एस्टेट में देखने को आती हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि दीपक, जब आप कार खरीदने जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपको कहा जाए कि आप आए हैं, आप किस्त जमा करिए, ये दरवाजा भी लेके जाइए?
अगली किस्त लेके आइएगा तो इंजन लेके जाइएगा, अगली किस्त दीजिएगा तो ये मैं आपको विंडशील्ड दे दूंगा। ऐसा होता तो नहीं है ना। आप वहां भी ईएमआई में ही पैसा देते हैं और अपना पूरा कार लेते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ही सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं और उसके बाद 3 साल 4 साल तक किस्त देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, किसी वजह से प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में फंसता सिर्फ और सिर्फ होम बायर है। एब्सोल्युटली। और दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि वहां पर स्थिति क्या है, और जब फंसता है कोई तो कैसे उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। नहीं, इसमें एक और मैं बात कहूंगा दीपक कि इसमें जिम्मेदारी बैंक भी नहीं लेता है, लेंडर भी नहीं लेता है। प्रोजेक्ट फंसा है सबको दिखता है, लेकिन वो बैंक जिसने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया हुआ है कि हमसे लोन लीजिए और इसमें आप आइए, आप नहीं जिम्मेदारी लेते हैं, और वो बेचारा होम बायर आपकी ईएमआई भी दे रहा होता है, रेंट भी दे रहा होता है और तमाम खर्चे भी निभा रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए हमने आज का सवाल अपने दर्शकों से भी पूछा था कि उनके दिल में क्या है। क्या सरकार को ये पूरी प्रोसेस अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए? देखिए, सरकार कोशिश तो कर रही है, कुछ रेरा कभी इस तरह के चीज़ों स्टेप बाय स्टेप कर रही है, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेती। और हम ये कह रहे थे लोगों से कि क्या देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए? और नतीजा आपके सामने। हाँ कहने वाले हैं 70% लोग, ना कह रहे हैं सिर्फ 30%, लगभग 30% लोग। तो बिल्कुल स्पष्ट है लोगों की राय। लोग चाहते हैं कि सरकार सामने आए, अटके घरों पर सरकार फ्रंट पर खेले, लोग ये चाहते हैं। और इसी के साथ हम कुछ कमेंट भी लेने की कोशिश करेंगे जो लोगों ने भेजे हैं। तो अटके घरों पर सरकार फ्रंट पर है, कम से कम यूपी सरकार तो है फ्रंट पर। अब ये नाकाफी रहेगा, कितना पर्याप्त रहेगा, थोड़ा सा हमने इस पर चर्चा करी और हमने लोगों से स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसको और दायरा बढ़ाने की आवश्यकता और मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो लोगों की राय आई थी, तरफ एक बार फिर से हमारा पोल दिखा दीजिए और उसके रिजल्ट्स भी दिखा दीजिए। सरकार के बारे में हमने लोगों से पूछा था कि क्या सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो हाँ में जो आंसर था वो 70% लोगों का था और ना में 30% लोगों के आसपास। कौन से कमेंट रहे बेस्ट, आपको जरा फटाफट से दिखाते हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट कमेंट आया है ये आया है, ये rman021, ये है एक हैंडल जिनकी तरफ से कहा गया है कि पहले सभी अटके हुए प्रोजेक्ट्स की अच्छे से जांच करवा लेनी चाहिए। भाई वाह, ये भी अच्छी बात बोली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्यों फंसा, कैसे फंसा, और इस पर शायद सरकार की कुछ पॉलिसीज भी हैं कि उनकी स्क्रूटनी की जाए। और इसीलिए जो दूसरे जो हमारे बेस्ट कमेंट हैं करने वाले वो है पूनम कुमार जी, पूनम कुमार 442, ये है इनका हैंडल। ये कह रहे हैं कि रेरा को और कठोर बनाना चाहिए और प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर सरकारी प्रोजेक्ट में देरी लागू होने वाले जुर्माने की तरह जुर्माने को और बढ़ाया जाना चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट आया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ही ये प्रोजेक्ट्स अटकते हैं, इसलिए सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो कुल मिला के बड़े शानदार हमारे पास कमेंट्स आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी राय देने के लिए। नथानी साहब से चलते चलते एक बात पूछ लेते हैं। नथानी साहब, ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस में जो रियल एस्टेट है वहाँ जो कामकाज है वो कितना साफ सुथरा हुआ है? ये जो पहले बिल्डर्स जो है अनाप शनाप पैसा इधर से उधर कर देते थे, लिटिगेशन में फंस जाते थे, प्रोजेक्ट्स अनाप शनाप प्रोजेक्ट्स शुरू कर देते थे, ये रेरा के आने से सरकार के पॉलिसीज को ठीक करने के बाद कुछ ठीक हुआ है सर, या अभी वहीं अटकी है गाड़ी? सर काफी कुछ ठीक हुआ है। मुझे तो लगता है कि 60% चेंजेस आए हैं रेरा के आने के बाद। काफी स्ट्रीमलाइन हुए हैं, काफी पेनल्टीज लगी हैं बिल्डर्स को और काफी एक्शन लिया गया है बिल्डर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि निगरानी भी रखते हैं फंडिंग्स, और भी स्ट्रिक्टनेस आएगी। आप तो सर फंडिंग वगैरह पे निगरानी भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ करते हैं ये लोग जो नहीं करनी चाहिए इनको? सर इसमें फंड डाइवर्शन बहुत होता है बिल्डरों का। क्या होता है कि वो एक प्रोजेक्ट करते करते दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो फंड डाइवर्शन होता है। फिर वो लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा होता है वो एक प्रोजेक्ट करते करते दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो क्या है, इसके वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट पुराने वाले जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। बरोबर।
तो ये अगर इसमें कुछ कानून लाया जाए कि आप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करिए, या जैसे रोड प्रोजेक्ट्स में गडकरी जी कर रहे हैं कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में आप खत्म करिए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और क्योंकि आप पूरी फंडिंग की निगरानी भी करते हैं बतौर ट्रस्टी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कहां पे गड़बड़ियां होती हैं। और जो आपने बोला ना फंड डाइवर्जन, ये देखिए, ये लालच बुरी बला है। देखिए, आप 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में बायर्स का पैसा अटका देंगे और इस देश में कोई बोलेगा नहीं। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अब बोला जा रहा है, और अब डेवलपर्स अंदर भी जा रहे हैं, काफी कुछ अंदर जा चुके हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो स्वामी फंड को उन्होंने एक्टिव किया है। ये सही बात है तो सर। स्वामी फंड तो पार्टिसिपेट कर रहा है हर प्रोजेक्ट में। एब्सोल्युटली सर, सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो अपनी जगह, लेकिन बिल्डर्स की नीयत अपनी जगह। ये नीयत जिस दिन ठीक हो गई सर, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं हमारी बिल्डर कम्युनिटी आगे बढ़े, अच्छी नीयत से अगर काम कर रहे हैं तो। लेकिन जो खराब नीयत वाले हैं उनको बिल्कुल साफ भी करना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है हमारी रियल एस्टेट की, ये साफ सुथरी हो सके। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए नथानी साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आइए अब देख लेते हैं बिजनेस जगत से जुड़ी हुई आज दिन भर कौन कौन सी खबरें छाई रही फटाफट अंदाज में। ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की रेस में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। ऑर्गेनिक इंडिया हर्बल और आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स फर्म है। कंपनी में फैब इंडिया की 64% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए आईटीसी जैसे दूसरे दावेदारों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे निकल गई है। ऑर्गेनिक इंडिया अपनी हर्बल और ग्रीन टी की रेंज के लिए जानी जाती है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। आईएमएफ ने कहा है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% से ज़्यादा का योगदान दे सकता है। आईएमएफ का कहना है कि डिजिटाइजेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ ने भारत के साथ अपनी सालाना आर्टिकल जारी करते हुए कहा कि भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन का सामना करना पड़ रहा है। आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ भी पहले दिन 2.25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें 21 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। इशू का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाने की है। अप्रैल 2008 में बनी कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके शेयरों की लिस्टिंग 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ दूसरे दिन तक 2.25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें 20 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकते हैं। मुथूट माइक्रोफिन का प्राइस बैंड 277 से 291 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज 51 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,841 रुपये लगाने होंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 960 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। मुथूट माइक्रोफिन माइक्रो लोन देने का काम करती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह इसमें दी है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स का आईपीओ भी दूसरे दिन करीब 2.5 गुना भर गया। निवेशक इसमें 20 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 340 से 360 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का इरादा इस आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का है। सूरज एस्टेट साउथ सेंट्रल मुंबई में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी तैयार करती है। कंपनी अपने आईपीओ से मिली रकम में 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लोन चुकाने और 35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मुंबई में जमीन अधिग्रहण में करेगी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ आज निवेश के लिए खुल गया। निवेशक इस आईपीओ में 21 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे। इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। पहले आपको हैप्पी वाली बातें बता देता हूं, यानी कि पॉजिटिव्स एक के बाद एक ढेर सारे हैं। यस सर। सबसे पहले एक्सपीरियंस प्रमोटर इस बिजनेस में
सेकंड जनरेशन है। कंपनी की एक खास बात है, हर वक्त कंपनी का छोटा कोई कैपेक्स चलता रहता है, यानी कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं ताकि बिजनेस की ग्रोथ आती रहे। तीसरी चीज़, अब तक की फाइनेंशियल ग्रोथ देखिए बहुत ही गजब की रही, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मेरे पास नंबर है, टॉप लाइन ग्रोथ 43% की सालाना दर से बढ़ रही है, मुनाफा 56%, मतलब गजब है भाई। और मार्जिन्स, अच्छे खासे मार्जिन्स पर बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पर मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं। तो अपने दम पर बिजनेस करने की जो होती है ना, वो ताकत वो मार्जिन से दिखती है। इसके अलावा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया है ये, लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में भी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है वैल्यूशंस को लेकर। वैल्यूशंस, अभी के वैल्यूशंस आप देखेंगे तब भी आपको दूसरे लिस्टेड पीरियड के मुकाबले में आपको अच्छे नजर आएंगे। नेगेटिव साइड पर एक ही चीज़ है, थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी ज़्यादा रहती है, तो वो जरूर उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें मेरी राय पैसा लगाने की नहीं है। नहीं है? नहीं है। ऐसा क्यों? डोंट अप्लाई, मस्ट अप्लाई। जरूर से लगाए। हाँ, मस्ट, बोल्ड लेटर में मस्ट अप्लाई। बड़े लिस्टिंग है, बड़े लिस्टिंग डे 1 और 3 साल दोनों के लिए। आइनॉक्स के बाद ये एक और आईपीओ, और अभी जितने आईपीओ खुले हुए हैं उसमें सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, द बेस्ट ये। ठीक है। आज से क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का आईपीओ भी निवेश के लिए खुल गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 266 रुपए से 280 रुपए प्रति शेयर है, और इसमें पैसे लगाएं या नहीं ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। क्रेडो ब्रांड्स यानी कि मुफ्ती जीन्स वगैरह जो कपड़े बनाते हैं, आप पहचानते होंगे। इस कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं। मैं बता दूं पहले तो प्रमोटर्स बहुत बढ़िया हैं। खुशरानी साहब इस बिज़नेस में काफ़ी लंबे समय से, 25 साल से ज़्यादा धंधा उनको समझ में आता है। ब्रांड बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। अच्छी बात यह कि इस ब्रांड की रीच अक्रॉस कंट्री है। एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं, हर जगह अपने स्टोर नहीं खोलते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, तो कम से कम इनके क्या खर्चे कम हो जाते हैं, तो एक्सपेंशन करने में इजी हो जाता है। अब तक का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव कैश फ्लो पर है कंपनी, डेट कम है, लगातार डिविडेंड दे रही है। मतलब फाइनेंशियल में एक बात है, उन्होंने बिल्कुल बराबर प्रॉपर मेंटेन करके रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वैल्यूशंस भी रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत महंगा दे रहे हो, बहुत सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत महंगा तो नहीं है। नेगेटिव साइड पे क्या है, कंपटीशन। अरे भाई साहब, हर कोई आजकल कपड़े बना के बेचता है, और जो कोई चाहे थोड़ा बहुत घुसना चाहे तो घुस जाता है। ब्रांड बनाना मुश्किल काम है, लेकिन कपड़े बना के बेचना आसान है। और उसमें फिर क्या प्राइसिंग वाला इशू आ जाता है। एक ही समस्या है इस बिजनेस की, इन्वेंट्री डेज और थोड़े से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनकी भी काफ़ी ज़्यादा है। वो एक है। तीसरी चीज़ है कि पूरा का पूरा OFS है, प्रमोटर स्टेक बेचे हैं, कंपनी में पैसा नहीं जा रहा, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली कंपनी की, इस वजह से भी है। सो ओवरऑल ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव है। राय हमारी है मस्ट अप्लाई, इसमें भी है मस्ट अप्लाई। अच्छे लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से पैसा ज़रूर लगाए। और चलिए मार्केट अपडेट भी बता देते हैं। आज शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 71,437 पर क्लोज हुआ, तो निफ्टी 34 अंक चढ़कर 21,453 के स्तर पर क्लोज हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी FMCG सेक्टर में दर्ज हुई। निफ्टी में नेस्ले और टाटा कंज्यूमर के शेयर टॉप गेनर रहे। कोल इंडिया 6% चढ़ा, जबकि IT स्टॉक्स टूटे। ब्रोकिंग फर्म HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि 2024 में भी निवेशकों को शेयर बाजार से कमाई जारी रहेगी, लेकिन 2023 जैसे मोटे रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा ऑटो, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, रियल एस्टेट, फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर पॉजिटिव नजरिया है। हमारी एक्सपेक्टेशंस 2024 के लिए हैं कि यहाँ से मार्केट में पॉजिटिविटी, अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एज वी आर अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस। जब तक जनरल इलेक्शंस होते हैं तब तक पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा मार्केट में पेन है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में थोड़ी सी एक्सूबरेंस है और थोड़ा सा क्या कहते हैं वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड। निफ्टी के लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं
तो वी आर क्लियर कि यहाँ से भी निफ्टी में 8 to 10% की अपसाइड है मार्केट में, तो निवेशकों को बने रहना चाहिए मार्केट में। रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एआईएफ में निवेश की शर्तें कड़ी कर दी हैं। ऐसी शिकायतें थी कि एआईएफ रूट का दुरुपयोग किया जा रहा था। हालांकि रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर के बाद वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। क्या है रिजर्व बैंक का सर्कुलर, क्यों मची है खलबली? ब्रजेश कुमार जी से समझते हैं हमारे सहयोगी, आखिर क्या है मामला। सबसे पहले ये बताइए ब्रजेश जी कि आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है और ये आया क्यों? दरअसल रिजर्व बैंक का नया नियम ये कहता है कि बैंकों का या वित्तीय संस्थानों का निवेश ऐसी किसी एआईएफ की स्कीम में नहीं होना चाहिए जो कि उस कंपनी में निवेश करती हो जिसे बैंकों ने पहले ही कर्ज बांट रखा हो। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी मौजूदा वित्तीय संस्थान का या बैंक का या एनबीएफसी का ऐसे किसी एआईएफ की स्कीम में निवेश है तो उसे 30 दिन के अंदर इस स्कीम से अपना निवेश बेचना होगा, निकलना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं बैंक या वित्तीय संस्थान तो उनको उस निवेश की गई रकम के 100% के बराबर प्रोविजनिंग करनी होगी। यानी बैंकों के लिए एक तरह से ये एक दंड के तौर पर काम करेगी। अब सवाल उठता है कि रिजर्व बैंक को ये नियम क्यों लाना पड़ा। दरअसल इस तरह की कई शिकायतें मिल रही थीं कि जो बैंक हैं जो सीधे तौर पर लोन नहीं बांट पा रहे थे या वित्तीय संस्थान सीधे तौर पर लोन नहीं दे पा रहे थे, वो एक तरह से एआईएफ के रास्ते का दुरुपयोग करके उन कंपनियों को फंडिंग कर रहे थे जिनको नहीं होना चाहिए था नियम के हिसाब से, क्योंकि कहीं कुछ दिक्कत थी। अब इस तरह की शिकायतें बढ़ने के बाद जब सेबी की जानकारी में मामला आया तो सेबी ने इस बात को रिजर्व बैंक के सामने उठाया और उसके बाद अब ये सर्कुलर आया है। यानी एआईएफ के रास्ते का दुरुपयोग हो रहा था और उसे रोकने के लिए ही ये सर्कुलर आया। एआईएफ यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसको लेकर ये जो फैसला आया है ब्रजेश जी, वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री को इस सर्कुलर से क्या परेशानी है और क्यों परेशानी है? जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि जो रिजर्व बैंक का ये सर्कुलर है वो उनके लिए बहुत घातक होगा, इसलिए क्योंकि अब एक तरह से बैंकों और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस टाइप के संस्थान थे या एनबीएफसीज थे, वहाँ से जो पैसा आता था अब वो पैसा आना बहुत कठिन हो जाएगा। साथ ही जो ये 30 दिन की मियाद रखी गई है लिक्विडेट करने की यूनिट्स को, ये भी काफ़ी दिक्कत पैदा करेगी। पहली बात तो ये कि लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं होगा, और अगर एक तरह से होड़ मच जाएगी 30 दिन की मियाद में यूनिट्स को बेचने की, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही जो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है ये सरकार को, रिजर्व बैंक को और सेबी को अपनी दिक्कतों को बताएगी कि इसका किस तरह से क्या कोई सोल्यूशन हल निकाला जा सकता है, वरना इनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में आज भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और इसकी वजह से उन पर फिर एक्शन हुआ। आज एक्शन की जद में आए 49 सांसद, इन्हें निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर दोनों सदनों में अब तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। भारतीय संसद के इतिहास में ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सदन के पटल पर रखना चाहता हूं आइटम नंबर 16 डॉक्टर सुभाष सरकार की। एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों से 78 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बावजूद सदन में हंगामे का दौर थमा नहीं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पहले की तरह हंगामे का सिलसिला जारी रहा। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो साथियों के सस्पेंशन से नाराज सदस्यों का फिर वही रवैया दिखा, जिसके बाद संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कई विपक्षी सांसदों के खिलाफ सस्पेंशन प्रस्ताव लेकर आ गए। इस प्रस्ताव के पास होते ही शीतकालीन सत्र से 49 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। Disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. दरअसल सांसदों के निलंबन के बाद
ये सभी संसद भवन के बाहर चले आए थे। आज 49 सांसदों को निलंबित किया गया है, जबकि अब तक कुल 141 सांसद पिछले 2 दिनों में निलंबित हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये तो साफ दिख रहा है कि ये हंगामा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। दोनों ही पक्ष इस मुद्दे को आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर भुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हार्ट अटैक के मामले खासकर युवाओं में तेजी से बढ़े हैं, लेकिन क्यों, इसको लेकर शोध जो है वो जारी है। इसी बीच हार्ट अटैक को लेकर एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो किसी को भी चौंका सकती है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल की स्टडी की माने तो देर से ब्रेकफास्ट और डिनर लेने से हार्ट अटैक का खतरा 28% तक बढ़ जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। हाल के सालों में हार्ट अटैक के आंकड़ों में आई तेजी चिंताजनक है। सतही तौर पर इसे खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान से जोड़कर देखा जाता है। WHO की माने तो दुनिया भर में बीमारी से होने वाली कुल मौत में से 16% की वजह अकेले हार्ट अटैक है। उन लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले देखे गए हैं जिनकी न केवल हेल्दी लाइफस्टाइल है बल्कि वो स्वस्थ भी दिखते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? इन सवालों का शोधकर्ता जवाब तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी के मुताबिक सुबह के नाश्ते और रात के खाने में देरी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने का काम करती है। बाकायदा पूरी वजहों के साथ इस स्टडी को जारी किया गया है। इस स्टडी में 1 लाख से अधिक लोगों की डाइट और सेहत पर करीब 7 साल तक नजर रखी गई, जिनकी औसत उम्र 42 साल के करीब थी। स्टडी के मुताबिक जो लोग ब्रेकफास्ट और डिनर देरी से करते हैं, उनमें दूसरे लोगों की तुलना में हार्ट डिजीज की आशंका ज्यादा होती है। नाश्ते में देरी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 6% तक बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति रात को 9 बजे खाना खाता है तो उसमें 8 बजे खाना खाने की तुलना में हार्ट डिजीज का खतरा 28% अधिक होता है। इसके बाद रात के खाने में हर 1 घंटे की देरी हार्ट के खतरे को 8% तक बढ़ा देती है। मतलब ये है कि हर 1 घंटे की देरी के साथ ये खतरा बढ़ता जाता है। इस स्टडी में 80% संख्या महिलाओं की थी। खासकर महिलाओं में देर से खाने का चलन ज्यादा होता है और ऐसे में नाश्ते डिनर में हुई देरी से उनमें हार्ट संबंधी बीमारी की आशंका ज्यादा बताई गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रेकफास्ट और डिनर का सही वक्त क्या होना चाहिए? स्टडी में कहा गया है कि ब्रेकफास्ट और डिनर सूर्य की रोशनी में होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि सुबह सूर्य की उगने के बाद नाश्ता कर लें और शाम को सूर्यास्त से पहले का खाना खा लें। सूर्यास्त के बाद उपवास रखने को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। जहाँ तक रही बात दोपहर के खाने की, तो इसका समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर लंच का समय फिक्स हो तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है। स्टडी में कहा गया है कि रात में लंबे उपवास से हेल्थ अच्छी रहती है। रात में हर अतिरिक्त घंटे के उपवास के साथ स्ट्रोक का खतरा 7% तक कम हो जाता है। यानी जो सूर्यास्त से पहले डिनर करते हैं उन्हें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। लेकिन हार्ट डिजीज से पूरी तरह से बचने के लिए हेल्दी डाइट और नियमित दिनचर्या का होना भी बेहद जरूरी है, ताकि बॉडी को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। IPL 2024 के लिए आज खिलाड़ियों की बोली लगी। मिनी ऑक्शन था दुबई में और दुबई में खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर पैसे की हो गई बरसात और खिलाड़ियों की सेल का रिकॉर्ड बन गया। मिचेल स्टार्क 25 करोड़ रुपए में बिके। जी हाँ, 24 करोड़ 75 लाख उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। मिचेल IPL इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। मिचेल से पहले पैट कमिंस की नीलामी 20 करोड़ 50 लाख में हुई और उन्हें हैदराबाद सनराइजर्स ने खरीदा। इसके अलावा डेरिल मिचेल को 14 करोड़ 75 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। अल्जारी जोसेफ को 11 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा।
इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZeeIndia360 याद रखिए। अपनी राय, अपने सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।